हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। दोस्तों, आपका एबीपी विजन्स लाया है आपके लिए ढेर सारे इनाम और कैश जीतने का मौका। आज का प्रश्न आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है वीडियो में खास। 10 फरवरी 1949 को दिल्ली के लाल किले के आसपास आवाजाही रोक दी गई थी। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती थी। महात्मा गांधी की हत्या पर अदालत का फैसला आने वाला था। लाल किले के भीतर ही विशेष अदालत बनाई गई थी। ठीक 11:20 बजे नाथूराम गोसे के साथ 8 अन्य अभियुक्त कोर्ट रूम में लाए गए। केवल सावरकर के चेहरे पर गंभीरता थी, जबकि नाथूराम गोसे, नारायण अप्टे और विष्णु करकरे मुस्कुराते हुए आए। ब्लैक सूट में जज आत्माचरण कोर्ट रूम में 11:30 बजे पहुंचे। जज ने बैठते ही नाथूराम गोसे का नाम पुकारा, जिस पर गोसे खड़े हो गए। फिर बारी बारी से सभी का नाम बोला गया। जज आत्माचरण ने गांधी की हत्या में नाथूराम गोसे और नारायण अप्टे को फांसी की सजा सुनाई। विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा, शंकर किस्ट्या, गोपाल गोसे और दत्तात्रेय परचुरे को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। जज ने सावरकर को बेगुनाह करार दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। फैसला सुनने के बाद कटघरे से निकलते हुए गोसे समेत सभी ने हिंदू धर्म की जय, तोड़ के रहेंगे पाकिस्तान और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के नारे लगाए। यह कोई पहली बार नहीं था जब गोसे कोर्ट रूम में नारे लगा रहे थे। लाल किले में सुनवाई के दौरान 8 नवंबर 1948 को गवाही पूरी होने के बाद कोर्ट ने नाथूराम गोसे से पूछा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। इस पर गोसे ने कहा कि वो 93 पन्ने का अपना बयान पढ़ना चाहते हैं। गोसे ने 10:15 बजे से बयान पढ़ना शुरू किया। बयान पढ़ने से पहले उन्होंने बताया कि लिखित बयान 6 हिस्सों में है। गोसे ने कहा कि पहले हिस्से में साजिश और उससे जुड़ी चीजें, दूसरे हिस्से में गांधी की शुरुआती राजनीति, तीसरा हिस्सा गांधी की राजनीति के आखिरी चरण, चौथा हिस्सा गांधी जी और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई, पांचवा हिस्सा आजादी के सपनों का बिखरना और आखिरी हिस्सा राष्ट्र विरोधी तुष्टीकरण की नीति है। गोसे ने मीडिया से अपील की कि उनके बयान को कोई बिना संदर्भ के न छापे। 45 मिनट पढ़ने के बाद गोसे कोर्ट रूम में ही चकराकर गिर गए। कुछ देर बाद उन्होंने फिर से लिखित बयान पढ़ना शुरू किया और पूरा पढ़ने में 5 घंटे का वक्त लगा। इस दौरान वो बार बार पानी पीते रहे। गोसे ने अपने बयान का अंत अखंड भारत अमर रहे और वंदे मातरम के नारे से किया। गोसे के इस बयान को चीफ प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट के रिकॉर्ड से हटाने का आग्रह किया और कहा कि ये पूरी तरह से महत्वहीन है। इस पर गोसे ने कोर्ट में कहा कि भारत की वर्तमान सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है क्योंकि यह सरकार मुस्लिम परस्त है। हालांकि जज आत्माचरण ने गोसे के बयान को रिकॉर्ड से हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि अदालतों में लिखित बयान स्वीकार किए जाते हैं। उस दिन भी कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। 9 नवंबर 1948 को जज आत्माचरण ने नाथूराम से 28 सवाल पूछे। एक सवाल के जवाब में गोसे ने कहा था, हाँ, गांधी जी को गोली मैंने मारी थी। गोली मारने के बाद एक आदमी ने मुझे पीछे से सिर पर मारा और खून निकलने लगा। मैंने उससे कहा कि जो मैंने प्लान किया था वही किया और मुझे कोई पछतावा नहीं है। उसने मेरे हाथ से पिस्टल छीन ली। पिस्टल ऑटोमेटिक थी और डर था कि गलती से किसी और पर न चल जाए। उस आदमी ने मेरे ऊपर पिस्टल भिड़ा दी और कहा कि तुम्हें गोली मार दूंगा। मैंने उससे कहा कि मुझे गोली मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। महात्मा गांधी के पड़पोते और गांधी हत्याकांड पर एक प्रामाणिक किताब लेट्स किल गांधी लिखने वाले तुषार गांधी कहते हैं, ये गोसे का कोर्ट रूम ड्रामा था। उसने सोचा था कि वो बापू की हत्या करके नायक बन जाएगा और उसकी करनी से हिंदू सहमत हो जाएंगे। जब ऐसा होता हुआ नहीं दिखा तो उसने कोर्ट रूम में नाटकीयता पैदा करने की कोशिश की। 30 जनवरी 1948, एक बहुत ही मनहूस दिन। नाथूराम गोसे, नारायण अप्टे और विष्णु करकरे दिल्ली रेलवे स्टेशन के रेस्तरां से नाश्ता करके बिरला मंदिर के लिए निकल गए। गोसे ने बिरला मंदिर के पीछे के जंगल में 3 या 4 राउंड फायर करके पिस्टल को परखा। दिन के 11:30 बजे गोसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन निकल गए और करकरे मद्रास होटल। दोपहर बाद 2 बजे करकरे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां गोसे और अप्टे से मिले। शाम के 4:30 बजे रेलवे स्टेशन से तानगे से तीनों बिरला मंदिर के लिए निकल गए। गोसे ने बिरला मंदिर के पीछे लगी शिवाजी की मूर्ति के दर्शन किए। अप्टे और करकरे वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर बिरला भवन चले गए। बिरला भवन अल्बुकर्क रोड पर था, जिसे आज 30 जनवरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। बिरला भवन को अब गांधी स्मृति के नाम से भी जाना जाता है।
गोसे ने प्रार्थना स्थल की ओर बढ़े रहे महात्मा गांधी को शाम के 5:17 बजे गोली मार दी। गोसे को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अपटे और करकरे दिल्ली से भाग गए। गांधी की हत्या के 17 साल बाद जांच आयोग का गठन क्यों किया गया? यह एक जरूरी सवाल है जिसका जवाब बहुत मुश्किल नहीं है। गांधी की हत्या कोई अचानक नहीं हुई थी। हम कह सकते हैं कि आजाद भारत में पुलिस की लापरवाही की कहानी गांधी की हत्या से ही शुरू होती है। कई लोग मानते हैं कि गांधी की हत्या होने दी गई। बापू की हत्या के 17 साल बाद 22 मार्च 1965 को इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इस जांच आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जीवन लाल कपूर को मिली। इसे कपूर कमीशन की जांच के नाम से जाना जाता है। 12 अक्टूबर 1964 को नाथूराम गोसे के छोटे भाई गोपाल गोसे के अलावा विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा आजीवन कैद की सजा काटकर रिहा हुए। जब गोपाल गोसे और विष्णु करकरे पुणे पहुंचे तो उनके दोस्तों ने किसी नायक की तरह उनका स्वागत करने का फैसला किया। इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनी, जिसमें इनके कारनामे यानी गांधी की हत्या में इनकी भूमिका की सराहना और उसका उत्सव मनाने का फैसला हुआ। 12 नवंबर 1964 को सत्यविनायक पूजा आयोजित हुई। इसमें आने के लिए मराठी में लोगों को आमंत्रण पत्र भेजा गया, जिस पर लिखा गया था कि देशभक्तों की रिहाई की खुशी में इस पूजा का आयोजन किया गया है और आप सभी आकर इन्हें बधाई दें। इस आयोजन में करीब 200 लोग शरीक हुए थे। इस कार्यक्रम में नाथूराम गोसे को भी देशभक्त कहा गया। सबसे हैरान करने वाला रहा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाती जीवी केतक का बयान। जीवी केतक उन दो पत्रिकाओं केसरी और तरुण भारत के संपादक रहे थे जिन्हें तिलक ने शुरू किया था। केतक हिंदू महासभा के विचारक के तौर पर जाने जाते थे। केतक ही इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे थे। पूजा के बाद गोपाल गोसे और करकरे ने जेल के अनुभवों को साझा किया और इसी दौरान केतक ने कहा कि उन्हें पहले से ही गांधी की हत्या की योजना पता थी और खुद नाथूराम गोसे ने ही बताया था। तिलक के नाती जीवी केतक ने कहा, कुछ हफ्ते पहले ही गोसे ने अपना इरादा शिवाजी मंदिर में आयोजित एक सभा में व्यक्त कर दिया था। गोसे ने कहा था कि गांधी कहते हैं कि वो 125 तक जिंदा रहेंगे, लेकिन उन्हें 125 साल तक जीने कौन देगा। तब हमारे साथ बालूकाका कनेटकर भी थे और गोसे के भाषण के इस हिस्से को सुनकर परेशान हो गए थे। हमने कनेटकर को आश्वस्त किया था कि वो नाथूराम को समझाएंगे और ऐसा करने से रोकेंगे। मैंने नाथूराम से पूछा था कि क्या वो गांधी को मारना चाहता है। उसने कहा था कि हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि गांधी देश में और समस्याओं का कारण बने। केतक का ये बयान प्रेस में आग की तरह फैला। दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जीवी केतक का इंटरव्यू कर विस्तार से रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में वो तस्वीर भी छपी जिसमें नाथूराम गोसे की तस्वीर को माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी गई थी और उन्हें देशभक्त बताया गया था। जीवी केतक ने इंडियन एक्सप्रेस से 14 नवंबर 1964 को कहा था, 3 महीने पहले ही नाथूराम गोसे ने गांधी की हत्या योजना मुझसे बताई थी। जब मदन लाल पाहवा ने 20 जनवरी 1948 को गांधी जी की प्रार्थना सभा में बम फेंका तो बलगे उसके बाद मेरे पास पुणे आया था और उसने भविष्य की योजना के बारे में बताया था। मुझे पता था कि गांधी की हत्या होने वाली है। मुझे गोपाल गोसे ने इस बारे में किसी को बताने से मना किया था। इसके बाद केतक को गिरफ्तार कर लिया गया। गोपाल गोसे को भी फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद ही गांधी की हत्या की जांच के लिए कपूर कमीशन का गठन किया गया। कहा गया कि गांधी की हत्या सुनियोजित और साजिश से की गई है, इसलिए इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे। 13 जनवरी 1948 को दिन में करीब 12 बजे महात्मा गांधी 2 मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। पहली मांग थी कि पाकिस्तान को भारत 55 करोड़ रुपए दिए जाएं और दिल्ली में मुसलमानों पर होने वाले हमले रुके। गांधी की भूख हड़ताल के तीसरे दिन यानी 15 जनवरी को भारत सरकार ने घोषणा की कि वो पाकिस्तान को तत्काल 55 करोड़ रुपए देगी। जाहिर है बापू पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की मांग भी कर रहे थे, लेकिन उनका लक्ष्य भी यही था कि सांप्रदायिक सौहार्द कायम हो। इस घोषणा से गांधी के खिलाफ उग्रपंथी हिंदू बहुत नाराज हो गए, खास तौर पर हिंदू महासभा। महात्मा गांधी ने प्रार्थना के बाद दिए भाषण में कहा, मुसलमानों को उनके घरों से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को किसी भी तरह की हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से मुसलमान अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हों। हालांकि तुषार गांधी का कहना है कि बापू की भूख हड़ताल का मुख्य मकसद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाना नहीं था, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकना और सांप्रदायिक सद्भावना कायम करना था।
वो कहते हैं, जाहिर है बापू पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की मांग भी कर रहे थे, लेकिन लक्ष्य था कि सांप्रदायिक सौहार्द कायम हो। क्या नेहरू और पटेल पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देना चाहते थे? इसके जवाब में तुषार गांधी कहते हैं, कैबिनेट का फैसला था कि जब तक दोनों देशों के बीच विभाजन का मसला सुलझ नहीं जाता है तब तक भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देगा। हालांकि विभाजन के बाद दोनों देशों में संधि हुई थी कि भारत पाकिस्तान को बिना शर्त के 75 करोड़ रुपए देगा। इनमें से पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए मिल चुके थे और 55 करोड़ बकाया था। पाकिस्तान ने ये पैसे मांगना शुरू कर दिया था और भारत वादा खिलाफी नहीं कर सकता था। बापू ने कहा कि जो वादा किया है उससे मुकरा नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो द्विपक्षीय संधि का उल्लंघन होता। सरकार ने गांधी की भूख हड़ताल के 2 दिन बाद ही पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला किया और इस फैसले के साथ ही गांधी उग्र हिंदुओं की नज़र में विलेन बन चुके थे। सरदार पटेल भी गांधी से सहमत नहीं थे कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाए। कपूर कमीशन की जांच में सरदार पटेल की बेटी मनीबेन पटेल गवाह नंबर 79 के तौर पर पेश हुई थी। मनीबेन ने कपूर कमीशन से कहा था, मुझे याद है कि मेरे पिता पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने को लेकर महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे। मेरे पिता का मानना था कि अगर पाकिस्तान को ये रकम दी जाती है तो लोग इससे नाराज होंगे और पाकिस्तान के साथ भी हमारी समझ यह है कि सारे मुद्दों के समाधान के बाद ही यह रकम दी जाए। मनीबेन पटेल ने कहा है, मेरे पिता का कहना था कि पाकिस्तान को ये रकम मिलेगी तो भारत में लोग इसकी गलत व्याख्या करेंगे और पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है। ऐसे में हमारे देशवासियों की भावनाएं आहत होंगी। मेरे पिता ने महात्मा गांधी से ये भी कहा था कि इस भूख हड़ताल को लोग ठीक नहीं मानेंगे और इसे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के हथियार के तौर पर देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के दूसरे भाग में हम जानेंगे कि गांधी जी की हत्या और आरएसएस में क्या संबंध है। तो दोस्तों, अब वक्त है आज के सवाल का। तो आज का सवाल है, गोपाल गोसे के जेल से रिहा होने के बाद उसके साथियों ने किस भाषा में आमंत्रण पत्र अपने साथियों को भेजा था और उस आमंत्रण पर कितने लोग आए थे? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पाए ढेर सारे इनाम। हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो का दूसरा भाग और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप और हम मिल सके सबसे पहले। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।